तब हम यहाँ पर रूडियस को देखते हैं, जिसे रॉक्सी को देखकर लग रहा होता है कि जैसे कि वो एक गॉडेस है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे सामने एक गॉडेस है, और वो भी एक बुद्धा की तरह आराम से लेटी हुई है, जिस वजह से ये एक रिस्पेक्टेड बीइंग है, तो मुझे भी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तब रूडियस चादर हटा के रॉक्सी को देखने लगता है और उसे रॉक्सी को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसके सामने एक यंग गर्ल हो, जिससे कि रूडियस बहुत खुश हो जाता है और इस बात का भी शुक्र मनाने लगता है कि इतनी सारी मुसीबतों के बाद वो लोग खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को बिता रहे हैं। तब रूडियस रॉक्सी को उठाने लगता है और रॉक्सी उसके सामने शर्माने लगती है और रूडियस से पूछने लगती है कि आखिरकार वो क्या देख रहा था। तब रूडियस उसे बताता है कि वो तो दिन की रोशनी में बस अपने मास्टर की बॉडी देखना चाहता था, जिसे सुनकर रॉक्सी और ज्यादा शर्माने लगती है और रूडियस को जल्द से जल्द बाहर चलने के लिए कहती है। तब यहाँ सिल्फी अपनी बेटी लूसी के साथ खेल रही होती है और रूडियस भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरी चिंता करने के बावजूद भी लूसी अब बिल्कुल ठीक है और सिल्फी की प्रेगनेंसी के बाद का पीरियड भी अच्छी तरह से गुजर गया है, जिस वजह से माँ और बेटी दोनों हेल्दी हैं। तो रूडियस कहने लगता है कि उसकी बच्ची सच में बहुत ज्यादा अडोरेबल है और सिल्फी भी इस बात पर एग्री करती है और पूछने लगती है कि आखिरकार उनकी बच्ची इतनी क्यूट क्यों है, जिस वजह से रूडियस उसे बताता है कि वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई है और सिल्फी को गले लगा लेता है। तो रॉक्सी भी छुपते हुए ये सब कुछ देख रही होती है, जिस वजह से सिल्फी उसे अपने पास बुला लेती है और पूछने लगती है कि आखिरकार कल रात को रूडियस की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो रॉक्सी उससे शर्माते हुए बताती है कि रूडियस ने उसका रात में बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, जिससे कि रूडियस और रॉक्सी दोनों शर्माने लगते हैं। तो रूडियस अपनी माँ जेनिथ और अपनी बहन नॉन के पास चला जाता है, जहाँ नॉन उसे बताती है कि उसने रुचर्ड की स्टोरी को पूरा लिख दिया है, जिस वजह से वो रूडियस को एक बार उसे चेक करने के लिए कहती है और रूडियस इसके लिए हाँ कर देता है। मैंने रुचर्ड की स्टोरी के लिए एक बुक लिखना स्टार्ट कर दिया था ताकि सुपर्ट की रेपुटेशन ठीक हो सके, पर अब नॉन ही उस बुक को लिख रही है। चाहे इसकी राइटिंग अभी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर यह सच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है और मुझे लगता है कि ये मुझसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें लिख सकती है। तब रूडियस अपनी माँ को बुलाने लगता है और नॉन भी उन्हें बताती है कि रूडियस उन्हें बुला रहा है, पर जेनिथ की मेमोरी वापस ना आने की वजह से वो अभी भी किसी को पहचान नहीं रही होती है, पर उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया होता है, जिस वजह से अब सभी लोग उनका ख्याल रख रहे होते हैं। तब आयशा भी ब्रेकफास्ट लेके वहाँ पर आ जाती है और रूडियस भी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो खाने में क्या लाई है, जिस वजह से आयशा उसे बताती है कि वो खाने में वही लाई है जो वो लोग रोज खाते हैं। तब उसकी माँ लिलिया उसे ऐसा कहने पर डांटने लगती है और उसे ब्रेकफास्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कहती है, जिस वजह से आयशा खाने में मौजूद सारे पकवानों का नाम लेने लगती है। आयशा और लिलिया अभी भी हमारा ध्यान रख रहे हैं, जैसे कि वो पुराने घर में हमारा ख्याल रखते थे, और आयशा को काफी बार एक्साइटेड होने के लिए डांट पड़ती है, पर फिर भी ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हैं। हम लोग काफी टाइम से अलग अलग रह रहे थे, पर अब हम एक फैमिली की तरह इकट्ठे हो चुके हैं और यही मेरे लिए काफी है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो थोड़ी देर बाद हम मैजिकल एकेडमी देखते हैं, जहाँ पर सिल्फी और रूडियस ने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया होता है और उनके साथ रॉक्सी भी वहाँ पर आई होती है। तो सिल्फी रूडियस से पूछने लगती है कि क्या उसने रॉक्सी को स्कूल में सबके साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। बिल्कुल, जब मैंने मास्टर रॉक्सी को यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर रेकमेंड किया था, तब मैंने उन्हें स्कूल का एक टूर दिया था, जिसमें मैंने सबको बताया कि वो कितनी ज्यादा कमाल की हैं और ये भी समझाया कि अगर वो उनसे सीखेंगे तो उनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। तब सिल्फी इससे खुश होती है, पर तभी रॉक्सी उसे याद दिलाती है कि उसने तो सभी को यही बताया है कि रॉक्सी उसकी मास्टर है, ना कि ये बताया है कि वो उसकी बीवी है, जिस वजह से रूडियस को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रॉक्सी को गले लगाकर माफी मांगते हुए आई लव यू कहने लगता है। तो सिल्फी भी रूडियस से प्यार मांगने लगती है, जिस वजह से रूडियस उसे भी गले लगा लेता है और जोर से चिल्लाता है कि वो उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तब सभी लोग रूडियस को चीयर करने लगते हैं, पर नॉन को ये देखकर शर्म आ रही होती है। तो थोड़ी देर बाद नॉन अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है और रॉक्सी कहने लगती है कि नॉन सच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सिल्फी भी कहती है कि ये इस वजह से है क्योंकि नॉन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। नॉन के बड़े भाई होने के नाते मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी बहन पॉपुलर है, पर फिर भी अगर किसी लड़के ने इसे आंख उठाकर देखा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई स्ट्रेंजर मेरी बहन को अपने साथ ले जाए। क्यों, मैंने सही कहा ना फादर? तो रूडियस और रॉक्सी वाइस प्रिंसिपल से मिलने चले जाते हैं, जहाँ पर वाइस प्रिंसिपल फिर से रूडियस का स्कूल में स्वागत करते हैं और रॉक्सी से पूछने लगते हैं कि क्या वो क्लास में सबके सामने खड़े होने से नर्वस महसूस कर रही है, जिस पर रॉक्सी हाँ कहती है और वाइस प्रिंसिपल को मास्टर बुलाती है। तब वाइस प्रिंसिपल ये देख के बहुत ज्यादा शॉक होते हैं कि जिस रॉक्सी को कल तक कोई भी मास्टर नहीं चाहिए था, वो आज उन्हें मास्टर कह रही है, जिस वजह से रॉक्सी उन्हें बताती है कि वो भी इस चेंज से बहुत ज्यादा शॉक है और चाहे वो पहले बहुत ज्यादा एरोगेंट थी, पर अब उसने सीख लिया है कि किसी को पढ़ाने में कितना मजा आता है। तब वाइस प्रिंसिपल इससे खुश होते हैं और रॉक्सी को प्रोफेसर कहकर उसका स्वागत करते हैं। तब रूडियस अपनी क्लासरूम में चला जाता है, जहाँ उसे लीनिया और परसीना मिलती हैं और उन दोनों ने रूडियस को
अपने दोनों बीवियों को आई लव यू कहते हुए देख लिया होता है, जिस वजह से वो दोनों कहने लगती हैं कि उसने उन्हें छोड़कर दूसरी बीवियों को चुनकर बिल्कुल ठीक नहीं किया है। तब वो दोनों भी डिसाइड करती हैं कि वो अपने लास्ट ईयर में अपने लिए हस्बैंड ढूंढ के रहेंगी और उसके बाद ही घर वापस जाएंगी। अब तक तो ये दोनों इस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही थी, पर लगता है मुझे देखकर उन्हें जेलसी महसूस हो रही है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अब तो मेरे हाथ में दो फ्लावर्स आ गए हैं। तब जनोबा, जूली और जिंजर भी वहाँ पर आ जाते हैं और जनोबा अपने मास्टर को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है। और जैसे उसे पता चलता है कि रूडियस फिर से उसके साथ रिसर्च करने वाला है, तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तब जनोबा रूडियस को बताता है कि उसने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है, जो कि उनके पिछले 6 महीने की रिसर्च का फल है, जिस वजह से रूडियस भी उस रिजल्ट को देखना चाह रहा होता है। बस जनोबा उसे वेट करने के लिए कहता है। तब रूडियस शिजुका से मिलने चला जाता है और शिजुका रूडियस से पूछने लगती है कि अब जब वो घर वापस आ गया है तो वो वहाँ से वापस नहीं जाएगा ना। तब रूडियस इस पर हाँ कहता है, जिससे कि शिजुका खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी रूडियस के आने की वजह से अपनी रिसर्च को पूरा कर सकती है। तब क्लिफ भी रूडियस से मिलने आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि अगर वो एलिना के साथ वापस आ गया था तो आखिरकार वो उससे मिलने क्यों नहीं आया, जिस वजह से रूडियस उसे बताता है कि वो उसकी जगह पर आया था, पर वो और एलिना कुछ ज्यादा ही बिजी थे, जिसे सुनकर क्लिफ शर्माने लगता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो गलती उसी की है। ये सब कुछ तो ठीक है, पर जब तुम्हारी बेटी पैदा हुई थी तब तो तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था ना। मुझे पता है कि तुम बच्ची पालने में बिजी हो, पर तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। इसका भी एक रीजन है, क्लिफ मेलिस चर्च का मेंबर है, तो इसलिए उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मेरी एक दूसरी वाइफ भी है। तब क्लिफ उससे इस बात का रीजन पूछने लगता है कि आखिरकार वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, जिस वजह से रूडियस उसे सच बताने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वाइस प्रिंसिपल रॉक्सी को लेकर वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर रूडियस हैरान हो जाता है। तब वाइस प्रिंसिपल सभी को बताते हैं कि आज से रॉक्सी नई होम रूम टीचर है, और रूडियस इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान होता है। तब रॉक्सी सबके सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और सबको बताती है कि वो रूडियस की सेकंड वाइफ है, पर क्लास में वो लोग टीचर और स्टूडेंट की हैसियत से ही रहेंगे। तो ये सुनकर क्लिफ भी रूडियस को देखने लगता है, जिस वजह से रूडियस को एहसास हो जाता है कि अब उसकी खैर नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वो लोग जनोबा की लैब में चले जाते हैं, जहाँ पर रूडियस अपने घुटनों पर बैठ गया होता है। रूडियस, क्या तुम्हारी डिक्शनरी में फेथफुल नाम का कोई वर्ड भी है? तब रूडियस कहता है, मुझे पता है कि मैं इस पार्ट में बहुत ज्यादा पीछे हूँ। तब क्लिफ कहता है, मैंने सेल्फी के साथ तुम्हारी मैरिज को ब्लेसिंग इस वजह से दी थी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम बस उससे ही प्यार करते हो, पर फिर भी तुमने ये सब कुछ किया है। मुझे पता है कि हम लोग सेम रिलीजन फॉलो नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। तो ये चलो फिर मैं तुम्हें इसके लिए भी ब्लेसिंग दे देता हूँ। तो इसलिए फिर से शादी के लिए कांग्रेचुलेशंस। वैसे हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारी बहन से चर्च में बहुत बार मिला हूँ और वो चाहती है कि तुम्हारी और सिल्फी की मैरिज बहुत ज्यादा खुशहाल रहे। तो क्या उसने कुछ नहीं कहा जब तुम सेकंड वाइफ को घर ले आई? तब रूडियस कहता है, हाँ, वो बहुत ज्यादा नाराज हुई थी। तब क्लिफ कहता है, बिल्कुल ऐसा तो होना ही था, क्योंकि वो हमेशा से ये प्रेयर कर रही थी कि तुम और तुम्हारे फादर वापस आ जाएं, और तुम्हारा घर वापस आना उसके लिए एक हैप्पी ओकेजन होना चाहिए था। पर उसके फादर को खोने के बाद अब तुम ही इकलौते ऐसे इंसान बचे हो जिस पर वो डिपेंड हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी फीलिंग्स को भी कंसिडर करो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ज्यादा पार्टनर्स होना भी अच्छी बात नहीं है। तब रूडियस चुपचाप उसकी सारी बातों को मान लेता है और उसे इस चीज के लिए थैंक यू कहने लगता है कि उसने उसकी बहन का ख्याल रखा है, जिस वजह से क्लिफ उसे समझाता है कि उसे इस तरह अपनी बहन को अकेले जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि चाहे वो एरिया सेफ है पर फिर भी बैक एलिस में बहुत सारे किडनैपर्स घूम रहे हैं। तब रूडियस उस बात को मान लेता है, पर क्लिफ अभी भी उसे डांट रहा होता है, जिस वजह से जनोबा बीच में आ जाता है और क्लिफ से कहने लगता है कि क्या इतना काफी नहीं है कि रूडियस सही सलामत वापिस आ गया है। तब क्लिफ भी इस बात पर एग्री करता है और रूडियस को उसकी गलती के लिए माफ कर देता है, जिस वजह से रूडियस थैंक यू कह के उठ जाता है। तब क्लिफ रूडियस से पूछने लगता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट था जिस वजह से रूडियस को अपना हाथ गंवाना पड़ा है, जिस वजह से रूडियस उसे बताता है कि वो एक हाइड्रा था जिसके ऊपर मैजिक काम नहीं कर रहा था और वो अपने फादर और बाकी सबकी वजह से ही जीत पाया है, पर उस जीत का उन्हें बहुत ज्यादा हैवी प्राइस भी देना पड़ा है। तब जनोबा और क्लिफ रूडियस को उदास देख के उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं और उसे एक ग्लव देते हैं जो कि उनके 6 महीने की रिसर्च का फल होता है। तब जनोबा रूडियस के कटे हुए हैंड में उस ग्लव को पहना देते हैं, जिस वजह से रूडियस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है। पर तभी जनोबा उसे एक मंत्र पढ़ने के लिए कहता है और हम देखते हैं रूडियस जैसे वो मंत्र पढ़ता है वैसे ही वो ग्लव एक हाथ की तरह काम करने लगता है, जिसे देखकर रूडियस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और क्लिफ उसके साथ हाथ मिला के उसे ग्लव को ट्राई करने के लिए कहता है। तब रूडियस जैसे ही क्लिफ के साथ हाथ मिलाता है वैसे उससे सब कुछ फील भी हो रहा होता है जैसे कि वो उसका रियल हैंड हो, और वो इसके बारे में जनोबा से पूछने लगता है। ये एक मैजिक इम्प्लीमेंट है जो कि पहनने वाले की विल के अकॉर्डिंग मूव करता है और मैंने इसे
क्लिफ की मदद से ऑटोमेशन डॉल को स्टडी करके बनाया है और अब इसकी मदद से जब मैं डॉल बनाऊंगा तो मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो रूडियस को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और क्लिफ भी रूडियस को बताता है कि अगर वो उस हाथ में और ज्यादा माना भरेगा तो वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, जिस वजह से रूडियस उस हाथ में माना भरने लगता है और क्लिफ का हाथ दबाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से क्लिफ को समझ में आ जाता है कि वो उससे पिछली बातों का बदला ले रहा है। तो रूडियस जनोबा से पूछने लगता है कि क्या वो उस हाथ की मदद से मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, पर जनोबा ने अभी इसे टेस्ट नहीं किया होता, जिस वजह से वो रूडियस को बाहर चलने के लिए कहता है। तब यहाँ जनोबा रूडियस के लिए एक टारगेट ले आता है और रूडियस अपने लेफ्ट हैंड से मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है और उस टारगेट को उड़ा देता है। तब उस टारगेट के हवा में उड़ते ही रूडियस वाटर मैजिक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर उन्हें एहसास हो जाता है कि रूडियस उस हैंड की मदद से भी मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है और रूडियस इसके लिए जनोबा की तारीफ करने लगता है। तब जनोबा उस हाथ को रूडियस को ही रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो अभी भी एक प्रोटोटाइप होता है, तो इसलिए उसे लगता है कि अगर वो रूडियस के पास ही रहेगा तो सबसे अच्छा होगा। और वैसे भी अब जब रूडियस वापस आ गया है तो वो सभी लोग मिलकर जल्दी ही एक दूसरा हाथ भी बना लेंगे। तो रूडियस उस हाथ का नाम पूछने लगता है, पर उन्होंने अभी भी उसका कोई भी नाम नहीं रखा होता, जिस वजह से वो रूडियस को उसका नाम रखने के लिए कहते हैं और रूडियस उसका नाम ज़ेलिफ प्रोस्टैटिक हैंड रखता है, जो कि जनोबा और क्लिफ के नाम को मिलाकर बना होता है। तब क्लिफ रूडियस को भी अपना नाम ऐड करने के लिए कहता है, पर रूडियस कहने लगता है कि उस हाथ को उन दोनों ने बनाया है, जिस वजह से उसका नाम उन्हीं पर होना चाहिए और वो दोनों इसके लिए मान जाते हैं। तो शाम को रूडियस घर वापस चला जाता है, जहाँ पर आयशा उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे फिर से टीज करने लगती है, जिस वजह से रूडियस उसे गुदगुदी करने लगता है और आयशा रूडियस के हाथ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो रूडियस सभी को उस हाथ के बारे में बता देता है और ये भी बताता है कि वो हाथ जनोबा और क्लिफ के रिसर्च का रिजल्ट है, जिस वजह से सिल्फी और रॉक्सी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रूडियस कहने लगता है कि अब जब उसके दोनों हाथ वापिस आ गए हैं तो वो उन दोनों को पूरी तरह से एंजॉय कर सकता है, जिसे देखकर नॉर्न उसे शर्म करने के लिए कहने लगती है। तो आयशा डिनर लेकर आ जाती है और फिर से कहने लगती है कि खाना कल की तरह ही सेम है, जिस वजह से लिलिया उसे फिर से डांटने लगती है। तो वो सभी लोग डिनर करने लगते हैं। फेटुआ, टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बाद बहुत कुछ हो गया है। मैंने डीमन कॉन्टिनेंट में जर्नी की है, एरिस से अलग हुआ हूँ, अपनी सिकनेस को हील किया है, सिल्फी के साथ शादी की है, रॉक्सी को बचाया है और मॉम को भी वापस लाया हूँ। और चाहे हमने रास्ते में बहुत कुछ खोया है, पर अब हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ चुके हैं, तो इसलिए अब मैं किसी भी कीमत पर इस डेली लाइफ को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। तब यहाँ रूडियस एक सीक्रेट रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसने अभी भी उस पैंटी को संभाल कर रखा होता है, जो कि उसके पास शुरू से होती है, और वो उसके आगे प्रेयर करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।